Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic for discussion is cell theory. What is cell theory and statements of cell theory and who gave this cell theory. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक नया टॉपिक और हमारा टॉपिक और डिस्कशन है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होती है, सेल थ्योरी किसने दिया और सेल थ्योरी के कथन क्या है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो एंड तक आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठरा, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो को शुरू करते हैं। देखो बेटा, सेल थ्योरी क्या होती है। सेल थ्योरी के बारे में सबसे पहले जो कंट्रीब्यूशन आया 1838 में मैटिस क्लेडेन साइंटिस्ट थे, जर्मनी के साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट थे जो कि प्लांट्स पे काम कर रहे थे। तो मैटिस क्लेडेन ने 1838 में काम किया था और साथ में 1839 उसी समय लगभग काम किया था थियोडर स्वान ने। इन दोनों के काम के बेसिस पे सेल थ्योरी का फॉर्मेशन हुआ था। देखो, सबसे पहले मैटिस क्लेडेन का देखते हैं, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्हें एग्जामाइंड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को जो है ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया, एग्जामिन किया लैब के अंदर, और इन्होंने ऑब्जर्व किया उसके बाद में ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। सभी प्लांट्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हैं जो कि बनाती हैं विच फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट। तो इन्होंने बताया कि जो प्लांट्स बने होते हैं वो प्लांट्स डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होती हैं उसकी बॉडी में, और साथ में क्या होता है वही सेल मिलकर क्या बनाती है, टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट बनाने का काम करती हैं। तो ये इन्होंने बताया। तो कोई भी प्लांट सेल, या इन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे प्लांट है तो प्लांट डिफरेंट टाइप के सेल्स से मिलकर बने होते हैं और साथ में सेल्स मिलकर ही टिश्यू को बनाने का काम करती हैं। तो इनकी ऑब्जर्वेशन ये रही थी। तो यहाँ से इतना तो पता लग गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सेल से बने हो सकते हैं, बेसिक यूनिट सेल हो सकती है। यहाँ के से ये कंक्लूजन निकला था। फिर 1839 में थियोडर स्वान लगभग उसी समय पे काम कर रहे थे। एक जर्मन जूलॉजिस्ट, जिसको जो है जर्मन जूलॉजिस्ट, पहले ब्रिटिश जूलॉजिस्ट लिखा हुआ था, जर्मन जूलॉजिस्ट लिख दिया गया एनसीईआरटी में। इन्होंने भी स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स पे। इन्होंने पहले अपना काम किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल्स को स्टडी किया। रिपोर्ट किया कि सेल्स एज ए आउटर थिन लेयर, जो सेल्स होती है एनिमल सेल्स, उसके पास में थिन आउटर लेयर होती है जिसको आज हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि जो एनिमल सेल्स है उनके पास में आउटर लेयर थिन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेस्ड ऑन द स्टडीज़ ऑन द प्लांट टिश्यूज़, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी काम किया था। इसके बाद में जब इतना काम कर लिया था तो इनको लगा प्लांट टिश्यू भी काम कर सकते हैं, और उस पर काम करने के बाद कंक्लूड किया था कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल की प्रेजेंस है वो यूनिक करेक्टर है प्लांट सेल का। इन्होंने बताया कि प्लांट के अंदर ही सेल वॉल मिलती है, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती है। तो ये यूनिक फीचर या करेक्टर है प्लांट सेल का, सेल वॉल की प्रेजेंस होना। तो ये इन्होंने यहाँ से प्लांट्स पे स्टडी करके बताया था। तो इन्होंने एनिमल्स पे भी स्टडी किया, जहाँ पे बताया कि एनिमल्स के पास थिन आउटर लेयर होती है जबकि प्लांट्स के पास सेल वॉल की प्रेजेंस यूनिक करेक्टर है। अब स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस। फिर स्वान ने क्या किया, थियोडर स्वान ने हाइपोथेसिस दिया था, बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो ये एग्जाम में आ चुका स्पेसिफिकली। ये हाइपोथेसिस किसने दिया था, जो कि स्टेटमेंट बनी थी फिर सेल थ्योरी की। ये हाइपोथेसिस दिया गया था स्वान के द्वारा अपने वर्क करने के बाद में। तो इन्होंने कहा था कि बॉडीज ऑफ प्लांट एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। तो यहाँ पे ऑप्शन में हो सकते हैं आपको साथ में दोनों साइंटिस्ट के नाम मिल जाएं, लेकिन हाइपोथेसिस सिर्फ किसने दिया था, थियोडर स्वान ने। अगर ये स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्टेटमेंट किसने दी, थियोडर स्वान ने दिया था, जो कि बाद में सेल थ्योरी का भी स्टेटमेंट बना था यही। इसके बाद में इन्होंने क्या देखा कि इन दोनों का काम या इनके रिजल्ट्स जो थे काफ़ी सिमिलर से थे। तो सिमिलर से रिजल्ट आए। इन्होंने बताया कि प्लांट्स को जब देखा मैटिस क्लेडेन ने, और थियोडर स्वान ने एनिमल्स को देखा और साथ में प्लांट को देखा, तो इन्होंने देखा कि ये बेसिक यूनिट सेल से बने हुए हैं। तो यही इनका कंक्लूजन निकला और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी सेल थ्योरी की फॉर्म में। इसको जो है वो स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सेल थ्योरी का फॉर्म ले गई। तो यहाँ पर क्लेडेन स्वान टुगेदर फॉर्मेटेड सेल थ्योरी। तो दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी बनाई थी। लेकिन लोगों ने इनसे पूछा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट या एनिमल है, वो सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं, ये बात सही है। लेकिन उन्होंने पूछा फिर कि नए ऑर्गेनिज्म जो बनते हैं, नई सेल बनती है, वो कैसे बनती है। यही इनका ड्रॉबैक रहा था। ड्रॉबैक क्या था, दे कुड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ न्यू सेल्स वर फॉर्म, कि नए सेल या नए ऑर्गेनिज्म कैसे बनते हैं, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इन्होंने इतना बता दिया, स्ट्रक्चरल बता दिया था कि स्ट्रक्चरली जो है प्लांट एनिमल लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, बेसिक यूनिट सेल से बने होते हैं। प्रोडक्ट ऑफ सेल मिलके ही उनके ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाते हैं, ऑर्गेनिज्म तक लेके जाते हैं। तो ये तो इन्होंने बता दिया था कि कैसे जो है सेल से मिलके जो है टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर ऑर्गेनिज्म बन सकता है। लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कैसे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है।
फिर इसी पॉइंट को जो है क्लियर करने के लिए बाद में 1855 में रुडोल्फ रिचो साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया, फर्स्ट एक्सप्लेन दैट, इन्होंने बताया कि सेल्स डिवाइड करती हैं और सेल्स के डिवाइड करने से ही नई सेल बनती हैं। तो उन्होंने कहा कि सेल्स डिवाइड करती हैं, बेसिक यूनिट डिवाइड करती है ऑर्गेनिज्म की, जिसकी वजह से नई सेल बनती हैं। न्यू सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, इन्होंने बताया कि नई सेल जो बनती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल की डिवीजन होने से ही बनती हैं। और यहाँ पे एक फ्रेज दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है? ओमनिस का मतलब सिंथेसिस या राइज होना। इन्होंने कहा कि जो सेल्स राइज करती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज करती हैं, उन्हीं की जैसी बनती हैं। तो इन्होंने यहाँ से बताया था कि न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इनका यहाँ पे ऑब्जर्वेशन रहा था। तो रुडोल्फ रिचो ने जो इनका ड्रॉबैक था स्केलेन-स्वान का, उसको दूर किया था और यहाँ पे नई स्टेटमेंट दी थी जिससे पता लगा कि नई सेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। उन्होंने उस बात को तो माना ही रिचो ने कि जो स्केलेन-स्वान ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं, सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं, ये उन्होंने यहाँ एक्सेप्ट किया था, तभी ये एक्सप्लेन कर पाए थे आगे वाले पॉइंट को। तो रुडोल्फ रिचो मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्केलेन-स्वान, जो उन्होंने हाइपोथेसिस दिया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ये उन्होंने माना और इसको फिर मॉडिफाई किया, एक और फॉर्म में दिया कि कैसे सेल अराइज करती हैं। एंड ही गिव द सेल थ्योरी फाइनल शेप, उन्होंने फाइनल शेप जो दिया था वो सेल थ्योरी को वो रुडोल्फ रिचो ने दिया था। तो इसलिए क्वेश्चन ये भी आ चुका है बेटा, किस साइंटिस्ट ने फाइनल शेप दिया था सेल थ्योरी को, तो उसमें नाम क्या जाएगा? रुडोल्फ रिचो। कब दिया? 1855 में, 1855 में। और साथ में क्या बताया था? न्यू सेल्स आर फाउंड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन अगर पूछ लिया जाए या सबसे बाद में कंट्रीब्यूशन किसका आया, अगर हम अब के समय से जाएंगे सबसे पहले क्या आएगा? 1855, 1830 या 39, तो उसके बाद आएगा। तो इसका मतलब लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि 1855 का जो कंट्रीब्यूशन है जो हमारे समय से वो पहले आएगा। इसका मतलब लेटेस्ट या मोस्ट रिसेंट कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में पूछा गया था कि लेटेस्ट कंट्रीब्यूशन या मोस्ट रिसेंट कंट्रीब्यूशन किसने दिया है सेल थ्योरी में, तो किसने दिया बेटा? रुडोल्फ रिचो। तो ये क्वेश्चन आ चुका है, मार्क कर लो, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। या फाइनल शेप किसने दिया था, ये भी पूछा जा चुका है बेटा। तो और साथ में जो है यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो है सेल्स राइज प्री एग्जिस्टिंग सेल किसने दिया था? रुडोल्फ रिचो ने दिया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट बनी थी सेल थ्योरी की। अब हम देख रहे हैं बेटा यहाँ स्टेटमेंट्स ऑफ सेल थ्योरी कौन सी हैं। पहली स्टेटमेंट देखो जो स्केलेन-स्वान ने काम किया उसी से बनी थी, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। सिंपल सी बात है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना होगा? सबसे बेसिक यूनिट सेल होगी, सेल मिलके क्या बनाएंगी? टिश्यूज़ बनाएंगी, टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलके क्या बनाने वाले हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाने वाले हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाएंगे बेटा? ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये एनिमल्स में होगा इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, आपको पता है ऑर्गन सिस्टम प्लांट में तो होते नहीं, तो ऑर्गन से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म आ जाएगा। तो इस स्टेटमेंट से ये प्रूव होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट सेल से ही बना होता है। ये पहली स्टेटमेंट रही। एनसीईआरटी ने दूसरी स्टेटमेंट दी, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये एनसीईआरटी की दूसरी स्टेटमेंट है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल से राइज करती हैं। तो ये बात रुडोल्फ रिचो ने बताई थी, ये सेकंड स्टेटमेंट बन गई। इसके अलावा देखो बेटा यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कौन सी बन सकती है जो यहाँ पे दी हुई है, एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म आर द आउटकम ऑफ सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट सेल। कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसकी एक्टिविटी हो रही है, उसके अंदर जो आउटकम है सम टोटल ऑफ एक्टिविटी या इंटरेक्शंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट सेल हैं उनके आपस के इंटरेक्शन से टिश्यू बनते हैं, और उनके इंटरेक्शन से क्या बनेंगे? टिश्यू के इंटरेक्शन से ऑर्गन बनेंगे, और ऑर्गन के इंटरेक्शन से क्या बनने वाले हैं बेटा? ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। प्लांट्स की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम नहीं होगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक्टिविटीज ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल्स के लेवल पे ही यहाँ पे डिटरमाइन होती हैं, और सेल्स के बीच के इंटरेक्शन कैसे हैं वही टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर बनाएंगे ऑर्गन, या ऑर्गन मिलकर बनाएंगे ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गेनिज्म कंप्लीट काम कर पाता है। स्टेटमेंट ऑफ सेल थ्योरी ये सब इन्होंने यहाँ पे दी थी। तो इसमें और सारी चीज़ें इंक्लूड हो गई है, हमने जितना पढ़ा है। एनसीईआरटी में पहली दो स्टेटमेंट गिवन है, थर्ड स्टेटमेंट आपको और अगर आप देखोगे तो ये सारी थर्ड स्टेटमेंट भी इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाती है। फिर कहता है कि एक्सेप्शनल सेल थ्योरी, क्या सेल थ्योरी सब जगह एप्लीकेबल है? अभी तक जो है सब जगह एप्लीकेबल नहीं हो पाई है। कहाँ पे? जैसे वायरस जो है, वायरस के पास अपना खुद का, आपको पता है वायरस के पास में अपना खुद का कवरिंग नहीं होती है, तो ये होस्ट की कवरिंग को यूज़ करता है, मेम्ब्रेन को यूज़ करता है। तो इसलिए यहाँ पे सेल थ्योरी एक्सेप्शन, एक तो वायरस हो गया जो कि खुद इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड करता है होस्ट के ऊपर लिविंग होने के लिए, क्योंकि ये लिविंग सेल से बाहर आते ही नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वायरस जो एक्सेप्शन हो गया सेल थ्योरी का, ये सेल्स और प्रोडक्ट ऑफ सेल से नहीं बना, क्योंकि ये लेस देन ए सेल है, एक सेल से कम है।
फिर नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है मैच्योर आरबीसी और मैच्योर सीड ट्यूब सेल। तो मैच्योर आरबीसी मैच्योर सीड ट्यूब सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और अगर न्यूक्लियस ना हो तो वो सेल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कंप्लीटली कर पाएगी, ये कह नहीं सकते। तो यहाँ पे इन पे स्ट्रक्चरली देखा जाए तो ये एक्सेप्शन हो गया सेल थ्योरी, इनके पास में न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं बेसिक कि सेल के लिए क्या होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, एक कंट्रोलर होना चाहिए, तभी वो सेल अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकती है और अपने इसेंशियल फंक्शन परफॉर्म करने का काम कर सकती है। तो यहाँ पे जो है मैच्योर आरबीसी और जो है मैच्योर सीड ट्यूब्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होते हैं, तो इसलिए एक्सेप्शन स्ट्रक्चरली ऐसा लग रहा है, लेकिन फंक्शनली ऐसा शायद नहीं है, जो कि हम न्यूक्लियस में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो है हम इसको पूरा एक्सप्लेन करके चलेंगे क्यों इनको जो है एक्सेप्शन में नहीं होना चाहिए था। स्ट्रक्चरली एक्सेप्शन है लेकिन फंक्शनली एक्सेप्शन नहीं है सेल थ्योरी का। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। सेल थ्योरी को किसने दिया, स्टेटमेंट्स क्या थी सेल थ्योरी की, हाइपोथेसिस किसने दिया था और साथ में किसने फाइनल शेप दिया था, और एक्सेप्शंस क्या हैं सेल थ्योरी के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।